चलो भाई शुरू करते हैं पॉइंट अपना। हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर क्या था भाई, बायोलॉजी के अंदर कोशिका। स्टार्टिंग करी थी हमने कोशिका की। मैंने बताया था कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, कार्यात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। यानी कि भाई सबसे छोटी इकाई है ये, इससे छोटी कोई और नहीं है, ठीक है। और भी जिससे मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है, यानी कि छोटी छोटी ईंटों से जैसे घर का निर्माण होता है, दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से छोटी छोटी कोशिका मिलकर भी शरीर बना रही है। हाँ भाई, कार्यात्मक इकाई भाई यानी कि जो कार्य करती है, फंक्शनिंग करती है, पूरा का पूरा रोल प्ले करती है, जीतती भी है, मरती भी है, तो भी कोशिका कहलाती है। अब संरचनात्मक यानी कि जिसका एक स्ट्रक्चर है, खुद का एक आकार है, आकृति है, ठीक है, एक शेप रखे हुए जो, ठीक है, उसको बोलते हैं भाई संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है। कोशिका का स्ट्रक्चर है भाई, क्लियर। हाँ, उसके बाद हमने करा था भाई साइटोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका का अध्ययन कराए, साइटोलॉजी कहलाती है भाई, कोशिका विज्ञान कहलाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक था भाई, ठीक है। उसने 1665 के अंदर क्या करा था, खोज करी थी। तो भाई कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। सबसे पहले 1665 में सबसे पहले कोशिका को देखा है किसने, रॉबर्ट हुक ने देखा है, ठीक है, 1665 के अंदर। हाँ, लेकिन एक मेन पॉइंट हमें, इसने मृत कोशिका को देखा था, डेड सेल को देखा था, ठीक है। मृत कोशिका को भी नेक्रोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं मृत कोशिका को, ठीक है। मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं भाई, ठीक है। और 1665 में इसने खोज करी हुई मृत कोशिका पहली बार देखी, और इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। यानी कि कोशिका विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है भाई, फादर किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद एक नाम आता है एंटोनी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी ल्यूवेनहॉक भाई, अगर ल्यूवेनहॉक की बात करें, ठीक है, तो इसमें 1674 के अंदर, 1674 के अंदर भी कोशिका को भी देखा था। कौन सी भी, जो जीवित थी। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा भाई, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था भाई, ठीक है। इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्लियर। हाँ भाई, अगर बात की जाए कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भाई, स्लाइडेन और समान ने दिया था भाई, स्लाइडेन ने क्या किया था भाई, कोशिका का सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी। यहाँ तक क्लियर है भाई। हमने कर लिया भाई रॉबर्ट हुक 1665 को मृत कोशिका, मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी था। सबसे पहले कोशिका इसने देखी भाई। अब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका देखी 1674 कहते हैं। और भी स्लाइडन व सवाल ने क्या करा था भाई, बताइए सर। स्लाइडन सवाल ने क्या करा था भाई, कोशिका का सिद्धांत दिया था। जीवित कोशिका नहीं जी, कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगला पॉइंट है सबसे छोटी कोशिका। तो भी सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। कितना नाम आ जाए तो ये भी ठीक है, अगर पूरा नाम करें माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, गैलीसेप्टिकमा पूरा नाम है इसका भी, ठीक है। और भी साइज कितना है इसका, 10 की पावर -3 mm मिलीमीटर, ठीक है। हाँ भाई 1 mm कितना होता है, बिल्कुल नाखून से पतला होता है। और ये कितना हो गया, 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है, 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग है ये, ठीक है। इतनी छोटा साइज की होती है माइक्रोप्लाज्मा, इतनी छोटी सी है।
हाँ भाई, अगला सबसे बड़ी कोशिका वो भी शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। 170 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। अगला पॉइंट अभी सबसे लंबी कोशिका, अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन्स होती होगी। ठीक है, स्नायु तंत्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी थी भाई? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कौन सी होगी भाई? तंत्रिका तंत्र। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बार बार जो आऊंगे। क्लियर है यहाँ तक भाई? अगर बात की जाए कोशिकाओं की तो एक पॉइंट बताता हूं मैं एक्स्ट्रा, जो दिमाग की, अपने दिमाग के अंदर यानी कि जो स्नायु या तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनका भी एक बार मरने के बाद, यानी कि एक बार अगर वो डेड होगी, ठीक है, दो बार अभी वो ठीक नहीं होती जल्दी। ठीक है, एक बार अगर वो डेड होगी तो जल्दी भी ठीक नहीं होती। इसका रीजन क्या होता है कि उनका विभाजन, यानी कि एक कोशिका से कई कोशिका बनना, ठीक है, विभाजन जल्दी नहीं होता उनके अंदर। ठीक है, इस कारण से क्या होता है भाई, ये जल्दी डेड हो जाती है। एक बार डेड होगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एग्जाम्पल इसका भाई, अगर किसी के दिमाग पर या सिर पर चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, सिर के अंदर चली जाती है, तो क्या कहते हैं डॉक्टर? बचना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर जो कोशिका होती है उनकी स्पीड बिल्कुल नामात्र होती है भाई, या फिर कहीं रिकवरी नहीं होती। क्लियर है? बहुत ही रेयर चांस है, अगर एक बार या तो चोट लगी तो नहीं होगा। अब सबसे जल्दी विभाजन किसके अंदर होता है? सबसे ज्यादा रिकवरी कौन करता है? सबसे जल्दी रिकवरी मानव शरीर में अब लीवर। ठीक है, सबसे जल्दी रिकवरी किसकी होती है? लीवर की। लीवर भी एक बार घी पी लो, साथ के साथ खराब हो जाएगा, बाहर उल्टी गिर देगा। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? लीवर जल्दी खराब होता है, जल्दी ठीक होता है। ठीक है, पुनर्भोजन की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा लीवर की होती है। लीवर को भी जिगर या गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, लीवर को भी जिगर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आती है बात में कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो अभी कोशिका दो प्रकार की है। कोशिका के दो प्रकार है भाई। ठीक है, सबसे पहले जीव या जंतु। ठीक है, जीव जंतु कोशिका बोलते हैं, एक साथ ही पढ़ते हैं इसको। ठीक है, दूसरी हम इसकी पादप कोशिका। ठीक है, जीव जंतु कौन सी? या तो भाई जीव जंतुओं में या फिर मनुष्य में या फिर भाई एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो है, ठीक है, वो सारी की सारी हो जाएंगी। क्लियर है भाई? हेलो? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका कौन सी हो जाएगी? जो पेड़ पौधों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को पादप कोशिका कहते हैं भाई। थोड़ा सा बताऊंगा मैं, बाकी मैं अंत लास्ट में कहूंगा चैप्टर के। जीव जंतु कोशिका का आकार इस प्रकार का हो गया भाई, और इसका आकार ये हो गया भाई, आयताकार। क्लियर? बाकी डिटेल लिखिए, साथ के साथ करेंगे। अगला टॉपिक अपना था भाई कोशिका के अंदर। अगला पॉइंट है अपना कोशिका के मुख्य अंग। कि भी कोशिका देखो इतनी छोटी सी मैंने बताई थी, नाखून जो है इसका भी 1000वां भाग मैंने बताया था, और उसके अंदर भी अलग अलग से देखो कितने पार्ट बने हुए हैं, और उनका भी काम है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई बोला जाता है। उनके अंदर भी लाइफ है, वो भी मरते हैं, वो भी दोबारा जन्म लेते हैं। देखना कैसे भी। सबसे पहला पॉइंट लिखो, कोशिका झिल्ली। या गिट्टी भी बोल देते हैं इसको, मैं क्लियर करवाऊंगा। गिट्टी को बोलते हैं, झिल्ली को बोलते हैं। एक डायग्राम बना देता हूं, रफ डायग्राम। ठीक है, जो मैंने बोर्ड के ऊपर खींची कोशिका है, कौन सी कोशिका है ये? बताओ शाबाश। जीव जंतु कोशिका का जंतु। ठीक है, अंडाकार या गोलाकार बोलेंगे तो जीव जंतु कोशिका होगी। आयताकार अगर बोलेंगे तो पादप कोशिका हो जाएगी। ठीक है, ये रफ डायग्राम मैंने बनाया है। जो चारों तरफ जो बनाई है बाउंड्री, कोशिका के चारों तरफ एक वॉल, एक बाउंड्री, एक दीवार पाई जाती है,
जिसका नाम क्या होता है भाई, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति होता है। क्लियर है? काम क्या करती है भाई, आकार व संरचना देती है भाई, ठीक है, आकार देती है और संरचना देती है। क्लियर है? अगर जीव जंतु की बात करें तो झिल्ली बोली जाएगी, ठीक है। अगर भाई पादप की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, भित्ति हो जाएगा। क्लियर हो गया? पहला अंतर क्लियर है, जीव जंतु और पादप में। जीव जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई गई पादप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, काम क्या है इसका, काम क्या बताया मैंने, सबसे पहला पॉइंट था संरचना देना, आकार देना, ठीक है। अब तीसरा काम इसका है भाई, देखो शरीर से यूरिया बाहर निकालना, यूरिया बाहर निकालना। वो कैसे निकालती है भाई, तो भाई इसको भी जो ये है अर्ध पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है भाई। अर्ध का मतलब आधा, पार का मतलब आर पार जाने वाला, ठीक है। जैसे कागज को भिगो दिया ना, तेल के अंदर डुबो दिया, ठीक है, चिकना होने के बाद दिखाई देता, उस प्रकार से होती है। यानी कि इसमें से आधी चीज तो आर पार जा सकती है, लेकिन सारी चीज नहीं। कहने का मतलब क्या है, इसके जो अंदर अंग है वो तो बाहर लग नहीं सकते, लेकिन इसमें तो पानी की तरह जैसे पसीना निकलता अपना, वो बाहर जरूर निकल सकता है। क्लियर? सारी चीज बाहर नहीं जा सकती, लेकिन आधी चीज बाहर आ जा सकती है, अर्ध पारगम होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। काम क्या होता था, यूरिया को बाहर निकालना, इस रूप में यूरिक एसिड के रूप में भी पसीना जो बाहर निकलता है, ठीक है, वो कैसे निकलता है, यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है मानव शरीर से, ठीक है। वो काम उसका कोशिका का है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, ये किससे बनी होती है, तो अगर बात करें झिल्ली की तो ये लियोप्रोटीन से बनी होती है, लियोप्रोटीन, ठीक है। लियोप्रोटीन क्या होता है भाई, प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक है। प्रोटीन से मैंने सुना होगा, लिपिड का होता है चिकनाई, यानी कि भाई जो भी हम चिकने से करते हैं, घी है, तेल है, ठीक है, बादाम से जो प्राप्त होती है, ठीक है, वो सारी की सारी जो चिकनाई होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं भाई लिपिड। तो किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली, लियोप्रोटीन की बनी होती है। अगर बात करें कोशिका भित्ति की भी, जो पादप के अंदर पाई जाती है, वो किसकी बनती है भाई, वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि सेलुलोज की, ये सेलुलोज की बनती है, ठीक है। एक सेलुलोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। क्या होता है सेलुलोज में, क्या काम आता है सेलुलोज, सेलुलोज किसमें पाया जाता है भाई, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। पाचन तंत्र कराएंगे उस टाइम पर पॉइंट आता है सेलुलोज का, सेलुलोज का पाचन, ठीक। सेलुलोज कौन से, जैसे जानवर है, क्या मनुष्य कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, ठीक है। शरीर के अंदर मनुष्य का सबसे लास्ट में सिक्का मंगनी है, ठीक है। होता क्या है, अगर भाई अपेंडिक्स होती है, अपने बीमारी सुनी होगी सभी, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स एक अंग भी है अपना शरीर का, पाचन तंत्र का सबसे लास्ट में एक है अपेंडिक्स, ठीक है, जहां पे भोजन का कोई पाचन नहीं होता मनुष्य में। क्यों? क्योंकि हम सेलुलोज को पचा नहीं सकते। सेलुलोज होता है किसमें, पेड़ पौधों के अंदर होता है, ठीक है। पचा कौन सकते हैं, जो पशु होते हैं, ठीक है, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ठीक है, जो भी हरे चारे को खाते हैं, चारे के अंदर सेलुलोज होता है, ठीक है, वो उसको पचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि सीक्कम अंग के अंदर अपने अंदर नहीं है, तो हम पचा नहीं पाते। क्लियर है भी यहाँ तक? तो सेलुलोज की बड़ी होती है कोशिका भित्ति, और कोशिका झिल्ली किसकी बताई मैंने, लियो प्रोटीन की बताई हुई। अभी अगर कवकों की बात करें, कवकों के अंदर भी कायरिन की बड़ी होती है, अभी किसकी होती है कवकों के अंदर, कायरिन। ये पॉइंट था अभी कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति। क्लियर है भाई, कोई डाउट? अभी आगे नो बढ़े। सर, यस सर। एक पार्ट अपना पूरा हो गया है, नंबर 2 पार्ट है जीव द्रव्य। नंबर 2 पार्ट है कोशिका के अंदर पानी की तरह, लिक्विड की तरह हर एक जगह भी क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, जिसका नाम क्या द्रव का, जीव द्रव। सर क्या बताया?
लिख देंगे। जीव ठीक है, जीव द्रव्य पाया जाता है भाई, लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, पानी की तरह होता है ये। ठीक है, अब इसका बारे में कराएंगे। देखो, इसका सबसे पहला पॉइंट तो भी काम क्या है, ये है क्यों इसके अंदर, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, लचीलापन, ग्रीस का काम करता है भाई ये। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, कोशिका छोटी सी है, इसके सारे के सारे अंग मूवमेंट कर एक जगह से दूसरी जगह, वो स्मूथली चल नहीं पाओगे, एक दूसरे का चिपक जाओगे और खराब हो जाओगे। ठीक है, यानी कि सड़ जाओगे, गल जाओगे। ठीक है, ये किसका काम करता है भाई, ग्रीस का काम करता है, चिकनाई का काम करता है उनके बीच में। ठीक है, मूवमेंट बनाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता। तो आगे करते हैं, ये किसका बना होता है भाई, इसमें 90% तो जल ही होता है। ठीक है, कई जगह 80 पे दिया मिल जाएगा, 80 से 90% जल होता है, क्योंकि अलग अलग कोशिका की अलग बात होती है। ठीक है, तो 80 से 90% कर लेना अभी। तो 80 से 90% इसमें जल होता है भाई, अकेला पानी पानी ही इतना होता है इसमें। ठीक है, और जो 80 से 90% हमने बताया है, इसकी भी अगर देखो क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मुख्य रूप से होती है। ठीक है, चार मुख्य है भाई, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है 76%। ठीक है, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन 10% होती है, और CO2 की बात करें तो 10.5%, अभी 10.5% होती है, और नाइट्रोजन की बात करें तो 2.5%। ठीक है, ये इसका परसेंटेज रेशियो है। इसके अलावा कुछ अन्य भी होते हैं, ये मैंने बता दिया। क्लियर है, ये 80 से 90% का इतना परसेंट है, 100% का नहीं है। क्लियर है, हाँ भाई, एक और पॉइंट है भाई, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का अनुपात 19:81 होता है। 19:81 होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। क्लियर है, कार्बनिक और अकार्बनिक का केवल पॉइंट दिया आ जाए। हाँ भाई अमन, कार्बनिक तत्व कौन से होते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये कार्बन तत्व सर वो अभी मैं बताता हूँ, कार्बनिक तत्व हो जाएंगे जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा हो, अकार्बनिक जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता। पूरा का पूरा अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, इकोलॉजी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तब तक आप इतना ही कर लेंगे। हाँ भाई, ये करो, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, एक केंद्र है, है और क्या होता है, केंद्र पाया जाता है। ठीक है, अगला हेडिंग वाले में केंद्र, नंबर 3 केंद्र करते हैं मित्रों। देखो भाई, केंद्र की खोज 1971 में हुई, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने करी। ठीक है, 1971 के अंदर। ठीक है, हाँ भाई, कोशिका का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल करता है पूरे के पूरे का, नियंत्रण यही करता है, दिमाग ये है इसका। क्लियर है, हाँ भाई, इसमें भाई केंद्रक द्रव है, यानी इसका अंदर भी पानी पाया जाता है, नाम उसका केंद्रक द्रव। क्लियर है, इसके अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है, पानी पाया जाता है। ठीक है, और भी इसकी भी जो केंद्रक होता है, केंद्रक में भी क्रोमेटिन क्या मिलता है, क्रोमेटिन मिलता है। अब ये क्रोमेटिन पॉइंट क्या है, इसको समझो। जो धाग्यनुमा पदार्थ जाड़ के रूप में इसके अंदर बिखरे हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सर धागे की और जाड़ की तरह। जाड़ा देखा होगा ना, मकड़ी जाड़ा कूद देती है, जैसे मकड़ी का जाड़ा सभी ने देखा होगा, छत पर लगा देती है भाई, उसकी तरह एक चीज होती है क्रोमेटिन। कहां पर भाई, केंद्रक के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहां तक भाई, क्रोमेटिन समझ में आ गया। और इसका क्रोमेटिन नाम किसने दिया था भाई, फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था। ठीक है, क्रोमेटिन, फ्लेमिंग ने भी क्रोमेटिन कहा था पहली बार। अभी जो क्रोमेटिन है भाई, प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए से बनता है। किस किस से मिलकर बनता है, प्रोटीन, हिस्टोन प्लस डीएनए।
डीएनए आ गया भाई एक पॉइंट। डीएनए क्या होता है? सर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जी सर हाँ जी। संदीप सर का मैसेज आ रहा है सर कि कि आज के लिए बहुत हो गया। कोई नहीं जी, अपना नहीं हुआ बहुत। अब तो मैं देखो टॉपिक आ गया, मैं शेड्यूल भी केंद्र तो पूरा होगा हमारा। ठीक है, अब बीच में तो छोड़ नहीं सकते, इतना बता दिया ऐसे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, काम अधूरा नहीं छोड़ना दे। देखो डीएनए, डीएनए क्या होता है अभी? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। बार बार डेफिनेशन फुल फॉर्म होगा इसकी, डीऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म अभी डीएनए। ठीक है, प्रोटीन स्टोन आप लोगों ने सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बनता है भाई, और भी जो कोशिका का सर वीडियो रुक गई सर, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, अभी कनेक्ट हो यस गए? सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अभी का विभाजन हो गया, यानी कि कोशिका एक से दो, यानी कि टुकड़ों में टूट गई, या एक से दो बन गई, दो से तीन बनती है। ठीक है, विभाजन के समय यह सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। अभी हमने आपको बात लेता है, जिसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहते हैं अभी? गुणसूत्र कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ भाई, मानव में कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़े, यानी कि 46। अगर कोई चिंपांजी की बात करें तो 24 जोड़े, 48। बंदर में 21 जोड़े, 42। ठीक है, जोड़ों के रूप में होते हैं अभी ये। ठीक है, हाँ भाई, आगे अभी गुणसूत्र में गाढ़ा भाग जेली के समान, जैसे जेली होती है ना, पतली पतली। ठीक है, जेली के जैसा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं अभी। जिसे मैट्रिक्स कहते हैं अभी। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ भाई, मैट्रिक्स तक क्लियर हो गया, पता चल गया क्या होता है। आगे भाई, मैट्रिक्स दो परस्पर लिपटे महीन व कुंडली सूत्र दिखाई देते हैं, यानी कि दो आपस में चिपके हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, देखा होगा आपने गुणसूत्र का फोटो बना है। ठीक है, क्रोमोसोम्स बोला है गुणसूत्र, देखे होंगे भी। ठीक है, दो मिलकर बना है, इनको अलग अलग का कहना हो तो ये आगे अर्ध गुणसूत्र हो जाएगा, यानी कि एक ने देखा तो आधा हो जाएगा वो। ठीक है, अर्ध गुणसूत्र बोला जाएगा उसको भी। ठीक है, जहां दोनों गुणसूत्र जुड़ जाते हैं उसको सेंट्रोमियर पॉइंट बोलते हैं। जहां पे दोनों मिल गए उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्लियर है? हाँ भाई, एक मेन पॉइंट भाई, गुणसूत्रों पर बहुत से जीन होते हैं भाई। ठीक है, अब ये जीन क्या होता है भाई? जीन क्या चीज होती है? जो गुणसूत्रों के ऊपर भी बहुत सारे जीन होते हैं, मैंने बताया। ठीक है, जीन का काम क्या होता है भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप के जो गुण है, ठीक है, जो करेक्टर है, रंग है, रूप है, उसका आचरण है, ठीक है, शकल है, उसको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं। कौन लेकर जाता है भाई? जीन। ठीक है, इसका काम होता है ये जीन का। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। क्लियर है? हाँ भाई, तो भी वंशागति का वाहक कौन हो गया? वंशागति का वाहक कौन हो गया भाई? जीन हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी जो माँ बाप के गुण है, ठीक है, आगे ले जाने का काम कौन करता है? जीन करता है भाई। क्लियर है? यस सर। चलो इतना कर लियो भाई। यस सर।
सर इसमें वीडियो नहीं दिखा रहा सर।